हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जिसके अंतर्गत हम जो टॉपिक कर रहे हैं पिछले 3 क्लासेस के अंतर्गत हम एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण दिए गए पादप और जंतुओं के लिए उन वर्गीकरण को अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम कौन कौन से वैज्ञानिकों का अध्ययन कर चुके हैं, तो आपको अगर याद हो या वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने सबसे पहली क्लास में अरस्तु का वर्गीकरण किया था। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर एक वैज्ञानिक जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, इनका क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमने कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण देखा था। तो ये तो हमने एक क्लास में किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगला बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने AW आइकलर का क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट उसके बाद हमने एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था एंगलर एंड प्रंटल, इनका क्लासिफिकेशन देखा। और ये तीनों क्लासिफिकेशन हमने एक वीडियो में किए थे। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन किया वो किया था ओसवाल्ड एंड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन जो किया था वो किया था हमने हैकल का क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था कॉपलैंड का क्लासिफिकेशन। और ये तीनों क्लासिफिकेशन हमने एक क्लास में हमने ये तीनों की हैं। एक क्लास में भी हमने ये तीनों किए हैं और नेक्स्ट एक क्लास में हमने ये 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। और आज की क्लास में जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो है RH विटेकर का क्लासिफिकेशन। क्लियर बेटा? और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके 11th के सेकंड नंबर के चैप्टर में पहले दूसरे नंबर के पेज पर जिसका क्लासिफिकेशन है वो किसका ही है? RH विटेकर। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो बेटा ध्यान से, वैसे तो आपने सारी ये वीडियोस देख रखी होंगी। अगर ये नहीं देखी है तो मैं इन सभी वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर भी एक बार आप जरा देखिए। देखो बेटा, इतने सारे जो वैज्ञानिकों के द्वारा क्लासिफिकेशन दिए गए वो क्यों दिए गए? क्योंकि सभी के क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई कमियां रह गई। ठीक, वैसे तो अच्छा सबसे बहुत बढ़िया जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने बोला था BSc की क्लासेस में अगर देखा जाए तो ओसवाल्ड एंड टिप्पो के क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। 11-12 तक की बात करें तो RH विटेकर का क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया है। केवल 11-12 नहीं, BSc में भी देखा जाए तो ये RH विटेकर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा है। और फिर भी जरा आप देखिए कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि हम क्लासिफिकेशन करते हम RH विटेकर तक पहुंच चुके हैं। तो जरा ध्यान दी बेटा, मैं आपको ये 3 टॉपिक्स, एक है कैरोलस लीनियस, एक है हैकल और एक है कॉपलैंड, इन तीनों को याद करवाना चाहता हूं ताकि हमें RH विटेकर को करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो आपको याद होगा तो कैरोलस लीनियस ने इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको 2 किंगडम में विभाजित किया था। तो इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके अलावा हैकल की अगर बात करते हैं तो हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर बात करें कॉपलैंड की तो कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और लास्ट आज जो हम क्लास में करने वाले हैं RH विटेकर, तो इन्होंने जो दिया था वो दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन यहां ये है कि ऐसा क्या रहा जिसके कारण हम 2 से 3, 3 से 4 और 4 से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंचे। यानी कि देखा जाए तो 1, 2 और 3 इनके क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई कमियां रह गई, जिन कमियों को दूर करने के लिए हम कहां तक पहुंच गए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या चीज बताई गई थी और वो कौन सी कमियां हैं, तभी ये टॉपिक इजी हो पाएगा, ताकि आपको पता चले 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम में वो कौन सी कमियां रह गई कि जिसके कारण आज हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक एक करके ध्यान से समझना बेटा। देखिए कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको 2 जगत में, 2 किंगडम में बांट दिया। अब
टू किंगडम जो बांटे थे उसने, तो उन्होंने टू किंगडम किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जीवों को दो जगतों में बांटा। और दो जगत कौन से? पहले जगत का जो नाम रखा उसका नाम था प्लांटी, और दूसरे जगत का जो नाम रखा उसका नाम था एनिमेलिया। ध्यान से टॉपिक को समझना बेटा, तभी आपका आर.एच. विटेकर वाला कंप्लीट हो पाएगा। देखिए, तो इन्होंने क्या किया, कोशिका भित्ति के आधार पर दो जगत बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंतर्गत इन्होंने क्या रखे? इसके अंतर्गत ऑल प्लांट्स यानी कि सभी तो पौधे रखे। इसके अलावा इसी के अंतर्गत इन्होंने रखी फंजाई यानी कवक। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत इन्होंने रखे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत रखे इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। ये चारों किस्में रख दिए प्लांटी में। नेक्स्ट एनिमेलिया ग्रुप के अंतर्गत इन्होंने ऑल एनिमल्स यानी कि सभी जंतुओं को वर्गीकृत किया, किसमें? एनिमेलिया में। ध्यान से टॉपिक को समझना यह है कि इनके क्लासिफिकेशन में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके कारण हमें यहां तक पहुंचना पड़ा। तो देखिए बेटा, इनके क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी कमियां हैं। देखो, पहली कमी, मैं आपको कमियां बता रहा हूं बेटा। देखो, पहली कमी ये कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में एक तो ये ध्यान नहीं रखा कि कौन सा जीव एक कोष की है और कौन सा बहुकोष की है। पहली कमी, यूनिसेलुलर एक कोष की है एवं मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोष की है। क्लियर? पहली कमी। अब जरा देख लीजिए, पहली कमी पता चल जाएगा कि एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी ऑल एनिमल्स रखे गए, तो इसमें ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि इसके अंतर्गत कौन से एनिमल्स जो हैं वो एक कोष के हैं और कौन से बहुकोष के। वैसे ही प्लांटी के अंदर भी इन्होंने ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि कौन सा जीव एक कोष की और कौन सा बहुकोष की। पहली कमी। नहीं, दूसरी कमी, इन्होंने प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। यानी इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि प्लांटी के अंतर्गत कौन रखे गए, प्रोकैरियोट रखे गए या यूकैरियोट। ऐसे ही एनिमेलिया के अंतर्गत प्रोकैरियोट रखे गए या यूकैरियोट। अब बेटा आपको ये पता तो होगा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी तो इसी चैप्टर के अंदर, इसके अलावा एक चैप्टर और है कोशिका वाला, उसके अंदर भी हम आपको इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर देंगे, पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो बेटा, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। यानी कैसा केंद्रक? प्राचीन केंद्रक। थोड़ा सा समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र तो है लेकिन गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है, यानी केंद्रक कैसा है? प्राचीन है। तो ऐसी कोशिका कही जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे आपने नाम सुनोगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जिका है, अंतःप्रतपी जालिका है, ऐसी संरचनाएं भी अनुपस्थित होती हैं। और इधर देख लो, यू का मतलब होता है सत्य, कैरियोटिक का मतलब तो होता है केंद्र। तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर गुणसूत्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ऐसी कोशिका कैसी कोशिका कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। साथ ही साथ इसके कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग, झिल्ली युक्त और झिल्ली विहीन सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, पर इसके अंतर्गत झिल्ली विहीन कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम जैसी संरचना पाई जाती है। बाकी तो मैं आगे चल के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, ना तो याद रखा कि यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश के, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोश के कौन है, ना ही इन्होंने ये बताया कि कौन से ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोटिक है और कौन से ग्रुप के अंदर यूकैरियोटिक है। दो कमियां। नेक्स्ट अगली कमी देखिए, नेक्स्ट इन्होंने तीसरी कमी और क्या छोड़ दी, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन सा जीव स्वपोषी है और कौन सा जीव विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, विषमपोषी जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तुम देख सकते हो, जरा देखो, ऑल प्लांट्स की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बाकी अगर हम फंजाई बैक्टीरिया की बात करें तो ये कैसे होते हैं, विषमपोषी। वैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, पर अधिकांश बैक्टीरिया कैसे होते हैं, विषमपोषी। नेक्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये दो स्वपोषी हैं, लेकिन ये दो की बात करें तो दोनों कैसे, विषमपोषी। और इन्होंने क्या किया, प्लांटी के अंतर्गत ही, प्लांटी के अंतर्गत, अब देख लो जरा ध्यान से, प्लांटी के अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रख दिए। क्यों? क्योंकि कुछ फंजाई एक कोष की भी होती है तो कुछ बहुकोष की भी होती है। बात करें जीवाणु की और ब्लू ग्रीन एल्गी की, ये तो केवल और केवल एक कोष की होती है। बात करें प्लांट्स की तो कुछ प्लांट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। नेक्स्ट इसके अलावा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो कुछ प्लांट्स आपके ऐसे भी मिलेंगे जो कैसे मिलेंगे, यूकैरियोटिक, अधिकांश तो यूकैरियोटिक होते हैं।
कुछ प्रोकैरियोटिक भी मिलेंगे, मैं बता दूंगा आपको। प्रोकैरियोटिक में हम नॉर्मली बस यही बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं। बाकी बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोटिक। फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसे? फंजाई नॉर्मली कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। यानी एक ही ग्रुप के अंदर एक कोष की भी है, बहुकोष की, प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी। नेक्स्ट इसके अलावा जरा देख लो, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे? सपोसी। बाकी दोनों कैसे हैं? विषमपोषी। इतना कुछ। इसके अलावा एक और देखो, अब चूंकि आपको पता है ना कि इन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर ही प्लांटी एनिमलिया दो अलग ग्रुप बताए। कैसे? कि भैया प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंस होती है और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर? अब अगर इनके पास सेल वॉल है तो जरा देख लो जरा, चलो इनके पास तो क्या है? अनुपस्थित है। सारे के सारे जंतु जो होते हैं उनके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगर प्लांटी के अंतर्गत जितने जीव रखे गए उनके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जरा देखो, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया की। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की और बात करें हम ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो इन दोनों की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है एक पदार्थ जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई, तो फंजाई की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। यानी एक ही ग्रुप के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंस तो है लेकिन अलग अलग प्रकार की भी कोशिका भित्ति है। तो इनकी कमी देख रहे हो आप, 1 2 3 4, इतनी सारी कमियां रही। इन्हीं कमियों के सुधार के लिए फिर आया 3 किंगडम, 3 किंगडम से 4, 4 से आया लास्ट 5। अब जरा इसमें भी कमियां देख लो कि भैया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ने कुछ कुछ तो ऐसा किया था कि इनकी कमियों में सुधार किया, लेकिन फिर भी हैकल के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई कमी रह गई। उनको भी जरा देखो, इन कमियों को याद रखना, क्योंकि ये सारी कमियां हम किस में सुधार करने वाले? 5 किंगडम में सुधार करने वाले। देखिए जरा, ये मैंने आपको 2 किंगडम के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा मैं 3 किंगडम के बारे में भी बता देता हूं। देखिए जरा, देखिए अब बात कर लेते हैं हम 3 किंगडम की। देखिए अब 3 किंगडम में क्या किया कि हैकल ने, ध्यान से सुनो बेटा, हैकल ने, वैसे मैंने सारे क्लासिफिकेशन डिटेल में आपको करवा दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके इस वीडियो को करने से पहले उन वीडियोज को देख लो जिसमें मैंने ये सारे क्लासिफिकेशन करवा दिए। जरा देखिए जरा कि हैकल ने क्या किया। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो इन्होंने ऊतकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति, अनुपस्थिति नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि हाँ सही बात है कि किसी में ऊतक उपस्थित है, किसी में ऊतक अनुपस्थित है। इस आधार पर इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, और बाकी 2 ग्रुप वैसे ही हैं जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले कैरोलस लीनियस में किया था। एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। चलो इनको फिर से देख लो। अब देखो ध्यान से, अब इन्होंने क्या किया कि जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते, जैसे कि प्लांटी के अंतर्गत जो जीव रखे गए, एनिमेलिया के अंतर्गत जो जीव रखे गए थे, जैसा कि हमने कैरोलस लीनियस के अंदर देखा था, तो उस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करके इन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर, एनिमेलिया के अंदर जिन जीवों में ऊतक नहीं पाए जाते उन जीवों को निकालकर, इन दोनों ग्रुपों में से निकालकर उसको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर अगर बात करें तो इसके अंतर्गत वो जीव रखे गए जिनमें टिश्यू क्या है? एब्सेंट। क्लियर? अब जरा ये भी जान लो कि इसके अंदर कौन कौन से जीव इन्होंने रखे। तो देखो जरा, पहला प्रोटोजोआ, ये जंतु होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा दूसरे पोरिफेरा, ये भी जंतु होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा इसी के अंदर कौन रख दी? फंजाई यानी कि कवक। नेक्स्ट इसी के अंदर और कौन रख दी? लाइक एल्गी यानी कि शैवाल, यानी कि जो होते हैं पादप। अब जरा देखो ध्यान से कि कमियां बताऊंगा, पर उससे पहले देख लो प्लांट्स के अंदर कौन कौन रखे। इसके अंदर तो ऑल प्लांट्स ही रखे जिनमें क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एनिमेलिया के अंदर कौन रखे गए? ऑल एनिमल्स ही रखे इन्होंने जिनके अंदर क्या पाया जाता है? टिश्यू पाया जाता है। अब आपको याद हो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि पिछली क्लास को देखो थोड़ा, क्यों? क्योंकि सभी तो यहां नहीं हो पाएगा। तो देखो जरा कि इन्होंने प्लांटी के अंदर ऑल प्लांट रखे, लेकिन किसको? जिसमें टिश्यू पाए जाते हैं। और ऑल प्लांट्स कौन से होते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये मैंने पहली क्लास में करवाए, बाकी तो इसमें भी मैं बात करूंगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो देखो एल्गी कौन होते हैं? शैवाल, जो कि आते हैं थैलोफाइटा में। तो यानी कि थैलोफाइटा इन्होंने किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो बाकी के जो हैं ब्रायोफाइटा से लेकर एंड कहां तक? एंजियोस्पर्म तक,
जो है उन्होंने किस में रख दिए, प्लांटी में। किसने, हैकल ने। ऐसे बात कर जरा एनिमेलिया देखो, एनिमेलिया में प्रोटोजोआ पॉलीफेरा, और आपको याद हो प्रोटोजोआ से लेके एनिमेलिया में कहां तक आता है, कॉर्डेटा तक। तो प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा नाम के जो जंतु हैं वो किस में रख दिए, प्रोटिस्टा में। तो अगला जो आएगा पॉलीफेरा के बाद वो आता है सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा से लेकर एंड कहां तक, कॉर्डेटा तक जो सभी सदस्य रखे हैं वो किस में रखे हैं, एनिमेलिया। यानी कि सीलेंट्रेटा के अंतर्गत रखे गए वो पहले जीव भी हैं जिनके अंदर कौन पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइटा में भी क्या पाए जाते हैं, ऊतक। ये इन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन दिया। अब इनके क्लासिफिकेशन में क्या गड़बड़ रह गई, जरा देखो, भले ही इन्होंने ऊतक के आधार पर यह वर्गीकरण दिया लेकिन कमियां वैसी ही रह गई जैसे कि कैरोलस लिनियस में थी। कैसे, जरा देखो कि प्रोटोजोआ जो है, एक एक चीज को सुनना, प्रोटोजोआ के अगर मेंबर की बात करूं तो ध्यान से देखो, यहां कुछ मैं लिख देता हूं। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। नेक्स्ट पॉलीफेरा के सदस्यों की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट फंजाई की बात करूं तो फंजाई दोनों ही होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट एल्गी की बात करूं यानी कि थैलोफाइट की, तो थैलोफाइट यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। कितनी बड़ी गड़बड़ी। फिर इसके अलावा और देख लो कि प्रोटोजोआ की बात करूं यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक, लेकिन पॉलीफेरा की बात करूं एक तो ये मल्टीसेलुलर है, साथ ही साथ ये आपके प्रोकैरियोटिक नहीं है, कैसे है, यूकैरियोटिक है। फंजाई की बात करूं तो फंजाई कुछ जो आपको लिख रही हैं कि यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर, तो फंजाई जितनी भी होती हैं चाहे वो एक कोष की हो चाहे बहुकोष की, सारी की सारी अधिकांश वो कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। क्लियर। एल्गी की बात करूं तो एल्गी भी अधिकांश जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी एल्गी कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। तो ये गड़बड़ियां नहीं है, कितनी सारी गड़बड़ी है। इसी एक ही ग्रुप के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर एक कोष के भी है, बहुकोष की है, प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक भी है। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी फिर इन्होंने कर दी। तो अभी इस गड़बड़ी को और सुधारने के लिए नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन आया कॉपलैंड का, जिन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको भी देखो तभी आप यहां पहुंच पाओगे RH पटेकर तक। चलो इसको भी देखो। देखिए जरा कॉपलैंड का क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने दिया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन्होंने 4 किंगडम कौन कौन से बनाए। पहला जो बनाया उस किंगडम का नाम है माइकोटा, किसने, कॉपलैंड ने। नेक्स्ट दूसरा की बात करें वो तो अभी कुछ देर पहले ही किए थे आपने, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट तीसरा वही प्लांटी, और लास्ट फोर्थ एनिमेलिया। चलिए अब देखो जरा माइकोटा, ध्यान से बेटा, माइकोटा के बारे में किसने बताया, कॉपलैंड। लेकिन दो वैज्ञानिक, ये पिछली क्लास में मैंने करवा दिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉल्टी, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एलन। इन दोनों ने ही माइकोटा को क्या बोला था, मोनेरा, इन्होंने ये नाम दिया है। तो पूछा जाए कि मोनेरा नाम किसने दिया है, तो डॉल्टी एवं एलन ने दिया है, और मोनेरा को ही माइकोटा किसने कहा है, तो वो कॉपलैंड ने कहा है। तो अब जरा देखिए कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया, इन्होंने माइकोटा के अंतर्गत जो रखे हैं वो कौन रखे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स रखे, प्रोकैरियोट्स रखे। क्लियर। जैसे कि बैक्टीरिया, इनका थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा है बैक्टीरिया। इसके अलावा इन्होंने रखा इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट प्रोटिस्टा के अंदर कौन रखे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन्होंने जो रखे वो रखे यूनिसेलुलर यानी कि एक कोष की है, साथ ही साथ कैसे रखे, यूकैरियोट्स रखे। क्लियर। नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कर सकते हो लाइक एल्गी। अब इन्होंने सभी एल्गी नहीं रखी थी, कुछ एल्गी रखी थी जैसे कि ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवाल। इसके अलावा इन्होंने इसमें रख दिया रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल। इसके अलावा इन्होंने इसी में रख दिए थे फंजाई। क्लियर। और इसी के अंदर इन्होंने रख दिया था प्रोटोजोआ। क्लियर। नेक्स्ट फिर प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर सारे के सारे क्या रखे गए, प्लांट्स। लेकिन सारे प्लांट तो इसमें भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जरा देख सकते हो कि कुछ एल्गी जो है वो किस में रख रखी है, प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया की बात करते हैं इसमें सब कौन से रख दिए गए, ऑल एनिमल्स। लेकिन कुछ एनिमल्स जो है वो यहां भी है, प्रोटोजोआ। अब ये जरा देखो कि इनके क्लासिफिकेशन में क्या कमी है। देखो माइकोटा के अंदर इन्होंने जो रखे वो प्रोकैरियोट्स और कौन ही रखे, यूनिसेलुलर। ये तो बिल्कुल सही किया,
कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे माइकोटा भी बोल सकते हो बेटा, मोनेरा भी बोल सकते हो, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बात करें प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर भी देखो एक कोष की है, पर वो प्रोकैरियोटिक नहीं, कैसे है, यूकैरियोटिक है, ये भी इन्होंने ठीक किया, लेकिन छोटी मोटी गड़बड़ी तो फिर है। क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि एल्गी के अंदर जो इन्होंने रखे हैं ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तो सारी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर यानी एक कोष की नहीं होती, वो कैसी भी होती है, मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई की, तो ऐसा भी नहीं है कि फंजाई सारी की सारी एक कोष की होती हो, क्योंकि कुछ ही फंजाई है जो एक कोष की होती है, बाकी सारी की सारी फंजाई कैसी होती है, बहुकोष के। फिर यहाँ पे गलती हो गई, प्रोटोजोआ तो आपके कैसे ही होते हैं, एक कोष की है, यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो इसमें सारे प्लांट्स रखे गए, ये सही है। एनिमलिया के अंदर सारे एनिमल्स रखे गए, ये भी सही है। तो अब 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, इन सभी क्लासिफिकेशन में कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है, यानी कुछ कमियां भी रह गई हैं। इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए अब हमको जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है उसका क्लासिफिकेशन है RH विटेकर का क्लासिफिकेशन, और इन्होंने इस पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतुओं को कितने जगतों में बांट दिया, 5 जगतों में। तो इनका क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। गुड बेटा, अब ध्यान सुनना, आपकी एनसीईआरटी की किताब में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए एक सारणी दे रखी है, वो सारणी हम यहां पर करेंगे, पर उससे पहले मुझे आपको यह बताना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंतर्गत जो सारणी दे रखी है उसमें तकरीबन 6 लक्षण बता रखे हैं कि RH विटेकर ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया उसके 6 मुख्य लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर ही उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। लेकिन अगर बड़ी पढ़ाई की तरह से मैं बात करूं तो RH विटेकर ने एक्चुअली में 3 मुख्य लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में बांटा है। तो पहले मैं आपको उन 3 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की जो पूरी सारणी है उसको मैं यहां पर बनाऊंगा और आपको एक एक करके समझाऊंगा। क्लियर बेटा? तो पहले मैं RH विटेकर के वो 3 लक्षण बता रहा हूं जिस आधार पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो जरा देखिए उसको पहले। देखो, तो RH विटेकर का मैं बस क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा। RH विटेकर का तो इन्होंने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मैंने कहा 3 मुख्य लक्षणों के आधार पर, बाकी मैं वो सारणी भी आपको करवाऊंगा जो एनसीईआरटी की किताब में। 3 मुख्य लक्षण कौन सा? पहला, कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता का मतलब क्या है कि कौन सा जीव प्रोकैरियोट्स है और कौन सा जीव यूकैरियोट्स है। इस आधार पर इन्होंने एक जगत बनाया, उस जगत का नाम यानी किंगडम बनाया, उसका नाम मोनेरा रखा। क्लियर? तो पहला जगत इन्होंने क्या बनाया? मोनेरा। वो बात अलग है कि पहले की क्लास में हम देख चुके हैं कि मोनेरा किस तरीके से बना है। तो जरा देखिए, तो पहला कैसे जगत बना? कोशिका की जटिलता के आधार पर, यानी कैसे, प्रोकैरियोट कौन है, यूकैरियोटिक कौन है, इस आधार पर मोनेरा जगत बनाया। और मोनेरा जगत के अंतर्गत इन्होंने कौन से जीव रखे हैं? प्रोकैरियोट रखे हैं, यानी यूकैरियोटिक बिल्कुल नहीं रखे। केवल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधार पर डिफाइन करने के लिए मोनेरा अलग जगत बना जिसमें अंदर रखा गया प्रोकैरियोट। नेक्स्ट, दूसरा लक्षण, सजीवों की जटिलता। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब कि कौन सा जीव एक कोष की है यानी कि यूनिसेलुलर है, और कौन सा जीव जो है वो मल्टीसेलुलर है यानी कि बहुकोष की है। इस आधार पर इन्होंने कौन सा जगत बनाया? जगत नंबर 2, पहला जगत, दूसरा जगत, जगत नंबर 2 जिसका नाम है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन रखे इन्होंने? देखो जरा, मैंने क्या बोला, यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर के आधार पर इन्होंने एक जगत बनाया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको रखा गया? ध्यान से देखो जरा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। क्लियर बेटा? ध्यान से देखिए आप। दो, कोशिका की जटिलता के आधार पर कौन से? कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर इन्होंने मोनेरा बनाया, क्योंकि तो मोनेरा के अंदर किसको रखा जाता है? प्रोकैरियोट को। बाकी यूकैरियोटिक के लिए 4 जगत। नेक्स्ट, सजीवों की जटिलता के आधार पर यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर के यानी एक कोष के बहुकोष के आधार पर इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन रखा? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक। अब जरा यहां देख लो कि इधर मोनेरा के अंदर कौन रखे? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक तो सारे के सारे होते कैसे? यूनिसेलुलर।
तो मोनेरा के अंदर कौन, यूनिसेलर और प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा के अंदर कौन है, यूनिसेलर यूकैरियोटिक। क्लियर। और लास्ट तीसरा जो लक्षण है वो लक्षण है पोषण। क्लियर। और पोषण के आधार पर इन्होंने कितने जगत बनाए, 3 जगत। अब 3 जगत कौन कौन से जरा देखो, देखो बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 जगत। 3 जगत में पहला है फंजाई नेस, अगला जो जगत है उसका नाम है प्लांटी, और नेस 5वां जो है उसका नाम है एनिमेलिया। अब जरा समझो कि पोषण के आधार पर 2 तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं आपके सुपोषी और एक होते हैं आपके विषमपोषी। तो जरा ध्यान से देखना बेटा कि इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स जो कैसे होते हैं, सुपोषी होते हैं, उन सुपोषी प्लांट्स के अंदर से इन्होंने फंजाई जो कि कैसे होती हैं, विषमपोषी होती हैं, उनको बाहर निकाला। आपको याद होगा कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स और फंजाई को दोनों को एक ही ग्रुप में रखा था, प्लांटिक के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर ही रखा। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आर एच विटेकर ने क्या किया कि प्लांटी जो कि सुपोषी होते हैं उसके अंदर से फंजाई जो कि विषमपोषी होते हैं उनको बाहर निकालकर उनके लिए एक अलग जगत बनाया जिसका नाम है फंजाई। इस जगत का दूसरा नाम भी है फंजाई को एक नाम से और, जिसका नाम है माइकोटा। माइकोटा आपको याद हो पिछली क्लास में कॉपलैंड के अंदर भी मैंने माइकोटा शब्द लिखा था, लेकिन वहां माइकोटा ये था MYCHOTA, माइकोटा यानी कि मोनेरा, लेकिन यहां माइकोटा MYCOTA, इसको दूसरा नाम फंजाई है। तो फिर से सुनिए, पोषण सुपोषी और विषमपोषी के आधार पर कितने जगत, 3 जगत। कैसे बनाए कि कैरोलस लिनियस ने प्लांटिक के अंदर फंजाई भी रखे थे और प्लांट्स भी रखे थे, पर इन्होंने क्या किया, चूंकि प्लांट सुपोषी होते हैं और फंजाई विषमपोषी होते हैं, इसलिए विषमपोषी फंजाई को प्लांट से निकालकर उसके लिए अलग किंगडम बनाया, तीसरा नंबर का किंगडम, जिसका नाम है फंजाई या माइकोटा, जिसमें कौन रखी गई है, विषमपोषी फंजाई रखी गई है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं प्लांटी। तो प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स रखे गए जो सारे के सारे कैसे होते हैं, सुपोषी, तो इसका अलग किंगडम हो गया। नेक्स्ट एनिमेलिया के सदस्य भी कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, और इन एनिमल्स के लिए भी एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम है एनिमेलिया। तो इस तरीके से इन्होंने जगत नंबर 1 मोनेरा, जगत नंबर 2 प्रोटिस्टा, नेक्स्ट जगत नंबर 3 फंजाई, नेक्स्ट जगत नंबर 4 प्लांटी, और जगत नंबर 5 क्या बनाया, एनिमेलिया। कितने लक्षणों के आधार बनाया बेटा, 3। कोशिका की जटिलता, सजीवों की जटिलता, नेक्स्ट पोषण के आधार पर। इस तरीके से आर एच विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो सारणी बनी हुई है उस सारणी को मैं यहां बनाने वाला हूं, और सारणी के अंतर्गत जो भी डिटेल दे रखी है उसको लाइन टू लाइन हम बात वहां पर करेंगे। उसके बाद जब मैं पूरी की पूरी सारणी को आपको समझा दूंगा तो उसी सारणी को और अच्छा ज्यादा डिस्क्राइब करने, ताकि आपका 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए उसी सारणी को मैं अलग से भी आपको यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बेटा। तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि अब आपके लिए वो सारणी बना देता हूं जो एनसीईआरटी की किताब में बनी हुई है। देखिए जरा, तो चलिए देखते हैं। मैंने ये सारणी पहले से ही आपके लिए बना दी है, बहुत टाइम इसमें लगता है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने सारणी बना दी है। तो जरा देखिए, अभी आपको मैंने बोला कि 5 जगत जो कि हम कर रहे हैं आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बोले थे कि आपकी ये जो सारणी है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है। तकरीबन 6 लक्षण इसमें बता रखे हैं, कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। चलो एक एक करके देखो। सबसे पहले देखते हैं कोशिका का प्रकार। तो वैसे तो मैंने आपको अपने 3 लक्षण में बता ही दिया था। तो कोशिका के प्रकार, मोनेरा के अंतर्गत कौन से जीव रखे गए, प्रोकैरियोटिक, नेक्स्ट बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सबके अंदर कौन रखे गए, यूकैरियोटिक। क्लियर बेटा। ध्यान करना, प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया था एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर गुणसूत्र है पर उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाए थे, यानी कि प्राचीन कोशिका। बाकी सभी में कौन से रखे गए, यूकैरियोटिक। क्लियर बेटा। नेक्स्ट दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति।
आपको याद हो तो मैं बताया था कि पादपों की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की, फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की, नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरिया और ब्लूग्रीन एल्गी की तो उनकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ऐसी कोशिका भित्ति मैंने कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन के दौरान बताई थी। पर यहाँ जरा देखिए आरएच विटेकर के अनुसार कोशिका भित्ति मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे जाते हैं, मैं लास्ट में उदाहरण लिखूंगा, अभी देखना। कोशिका भित्ति मोनेरा के जगत में जो जीव रखे गए उनकी सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है, सेल्यूलोज रहित उनकी बनी होती है बहुशर्करा प्लस अमीनो अम्ल से मिलकर। नेक्स्ट प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव रखे गए उनमें कुछ में सेल्यूलोज, ध्यान सुनना, उसमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होती। जब आप प्रोटिस्टा वाला ग्रुप करोगे तो वहां देखोगे वहां विभिन्न प्रकार के जीव रखे गए प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें किसी में उपस्थित होती है किसी में नहीं होती। किसी में हो सकता है आपको सेल्यूलोज की मिले और किसी में ना भी मिले। नेक्स्ट फिर अगली बात करें फंजाई की, तो फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। प्लांट्स जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जंतु के पास कोशिका भित्ति होती नहीं है, अनुपस्थित। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रक झिल्ली, ये तो इसी से पता चल जाता है जो जीव प्रोकैरियोटिक है उनके केंद्रक झिल्ली तो पाई नहीं जाती क्योंकि गुणसूत्र जो है वो कोशिका द्रव्य में ही बिखरे होते हैं, तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, बाकी जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक झिल्ली होती है उपस्थित, यानी ये तो इससे आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं काय संरचना। काय संरचना का मतलब है कि कौन सा जीव एक कोश की है कौन सा जीव बहुकोश की है। तो जरा देखो काय संरचना मोनेरा के अंदर कौन रखे गए यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की है। फिर मैंने आपको बता ही रखा था कि जहां से आपका यूकैरियोटिक शुरू हो जाए तो वहां से, अब याद रखना है कि जो एक कोश की प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा में, लेकिन अभी मैंने आपको याद है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में बोला था कि प्रोटिस्टा के अंदर एक कोश के कौन रखे गए यूकैरियोटिक रखे गए। क्लियर। बाकी फिर देखो फंजाई की बात करें तो फंजाई में बहुकोश के जीव रखे गए हैं, यानी सारी की सारी कवक कैसी होती हैं बहुकोश के। लेकिन आपको कुछ मिलेगा, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसी भी फंजाई रखी गई हैं जो एक कोश की होती है, बाकी तो फंजाई के अंदर सभी कौन सी रखी गई हैं बहुकोश की है। इनमें ऊतक के निर्माण भी हुए लेकिन उतने डेवलप ऊतक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स बहुकोश के होते हैं, कुछ अगर एक कोश की हैं तो उनको निकाल कर कहां रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर। नेक्स्ट बाकी सभी प्लांट्स जो हैं जो बहुकोश के हैं उनको कहां रखा गया है प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स ने जो बहुकोश के हैं उन्होंने ऊतक बनाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ ऊतक से उन्होंने ऊतक तंत्र बनाए जिनको यहां बोल रखा है अंग। नेक्स्ट फिर बात करें एनिमेलिया, तो एनिमेलिया के अंदर बात करें तो कुछ जीव ऐसे जो एक कोश की हैं, तो एक कोश के जो जंतु थे उनको निकाल कर कहां रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर। बाकी जितने बहुकोश के जंतु होते हैं उनको कहां रख दिया एनिमेलिया। अब कुछ बहुकोश के जंतु ऐसे होते हैं जो केवल बहुकोश की ही हैं जिन्होंने ऊतक नहीं बनाए, जैसे कि पॉलीफेरा। बाकी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिन्होंने अपनी कोशिकाओं से क्या बना लिया ऊतक। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने अंग बनाना शुरू कर दिया, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंग तंत्र पाए जाते हैं जैसे कि हम। क्लियर। बाकी तो जब हम एनिमेलिया वाला करेंगे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है पोषण की विधि। अब पोषण के आधार पर दो ही तरह के जीव होते हैं, या तो सुपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी को आप परपोषी भी बोल सकते हो। तो सर देखो मोनेरा के अंदर स्वपोषी भी है और मोनेरा के अंदर परपोषी भी है। सुपोषी कौन से हैं? रसायन और प्रकाश संश्लेषी जीव, यानी कि दो तरह के हैं जो रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं। तो एक तो रखे गए इसमें सुपोषी भी, दूसरे इसमें कौन भी रखे गए परपोषी। परपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, मृतपोषी और परजीवी। मृतपोषी का मतलब क्या होता है? जो डेड पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, और परजीवी जो जीवित जीवों पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा के अंदर देखो, प्रोटिस्टा के अंदर कौन है? केवल सुपोषी, परपोषी भी है। सुपोषी पर केवल और केवल कौन से? प्रकाश संश्लेषी, यानी प्रोटिस्टा के अंदर रसायन संश्लेषी जीव नहीं है। तो इसमें सुपोषी भी है और परपोषी। परपोषी वैसे ही दो प्रकार के होते हैं, मृतपोषी और परजीवी। नेक्स्ट फंजाई। फंजाई तो सारी की सारी होती ही परपोषी है, वो सुपोषी नहीं होती, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। और ये भी दो प्रकार की, मृतपोषी और परजीवी। नेक्स्ट प्लांट सारे के सारे तुम जानते हो सुपोषी होते हैं, जो कि कैसा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और एनिमेलिया तुम जानते हो सारे के सारे कैसे होते हैं? परपोषी। परपोषी हैं तो या तो वो मृतपोषी होंगे या फिर वो कैसे होंगे? प्राणी संभोजी, जो कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। नेक्स्ट प्रजनन की विधि। अब प्रजनन की विधि देखो, नॉर्मली हम प्रजनन की विधि जब करते हैं तो अलिंगीजन और लैंगिजन करते हैं। अलिंगीजन के अंतर्गत जब करते हैं तो उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी एक ही जीव जो है वो अपने जैसी संतति उत्पन्न कर लेता है। अगर लैंगिजन की बात करते हैं तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जैसी संरचनाएं बनती हैं, तब जाके निषेचन जैसी प्रक्रिया होती है। तो जरा देखो यहाँ पर डायरेक्ट अलैंगिक और लैंगिजन नहीं लिखा हुआ था एनसीईआरटी की किताब में इस सारणी, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? संयुग्मन। संयुग्मन का मीनिंग यही है कि ना तो ये अलैंगिक है ना ही लैंगिक,
जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन की विधि अलग है, लेकिन उनमें लैंगिक जनन ना पाके उनमें लैंगिक जनन की जैसी ही एक विधि पाई जाती है जिसका नाम है संयुग्मन। इसमें होता क्या है कि दो जो जीवाणु की कोशिका होती हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जिसमें एक जीवाणु का जो डीएनए है वो दूसरे जीवाणु के डीएनए के अंदर या कोशिका के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे एक कोशिका दूसरी कोशिका में रूपांतरित हो जाती है, उसे कहते हैं संयुग्मन। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये लैंगिक जनन जैसी ही विधि है, बस इसमें लैंगिक जनन के दौरान अगर बात करें तो नर युग्मक मादा युग्मक जैसी संरचना नहीं बनती, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन इसका मतलब नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा इनमें भी संयुग्मन पाया था। बाकी तीनों में लिखा हुआ निषेचन निषेचन निषेचन, तो इसका मतलब है इन सभी जीवों में लैंगिक जनन संपन्न होता है, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं और अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, तो इन तीनों में है निषेचन। तो इस तरीके से मैंने आपको आपकी किताब की एनसीईआरटी के अंतर्गत जो सारणी बनी हुई है उस सारणी को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी सारणी को एक एक करके, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनको अलग अलग करके और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको यही सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाए। पर चूंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो में इसको ना देखे, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको एक तो RH व्हिटेकर का जो एक क्लासिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे लेवल पर और डिस्क्राइब करूंगा, साथ ही साथ एक क्लासिफिकेशन और है जिसका नाम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे अगर ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। कल की क्लास या जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें इसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा लार्ज में आपको समझा दूंगा। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा ये जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं प्लीज इस वीडियो को लाइक किया करें। अगर कोई मेरी वीडियो में मेरी पढ़ाने में कोई कमी है तो प्लीज कमेंट्स किया करें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करो। इसके अलावा जिस चीज में भी कोई किसी भी चीज में आपको लग रहा है कि उस चीज को और ज्यादा मुझे अच्छा समझाना चाहिए तो उसके बारे में भी आप लिखो। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।